हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने मोस्ट ऑफ द यूनिट्स को कवर अप किया है। सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 2 या 3% हमारा रह गया जिसमें हमारे दुर्खेम रह गए हैं, और दुर्खेम के अलावा हमारा एक कंसेप्ट रह गया है, 2 कंसेप्ट रह गए हैं, सेक्युलरिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी, सॉरी रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी को आप पढ़ेंगे सिंपल, उसमें आप याद रखेंगे रिलीजियस डाइवर्सिटी में जो मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी, कंपोजिशन ऑफ रिलीजन ऑन इंडियन सोसाइटी, उसमें आपको डेटा याद रखना है। और आपको पता है डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड, ठीक है, तो वो वहीं से निकल जाएगा। अब खाली सेक्युलरिज्म रह गया है और इस्लामाइजेशन रह गई है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम दुर्खेम को पढ़ेंगे। दुर्खेम के 3 मेन कंसेप्ट जो आपके सिलेबस में है। एक, नंबर 1 आपके सिलेबस में रखा गया है डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट। पहले सोशल फैक्ट को समझेंगे, फिर डिवीजन ऑफ लेबर को समझेंगे, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो चलिए तीनों कंसेप्ट को समझते हैं हम एक एक करके। तो पहला जो हम समझेंगे, जिस तरह से हमने पहले सभी थियरिस्ट्स को समझा, उनको एक एक करके हमने पढ़ा, लेकिन पहले उनका इंट्रोडक्शन और बुक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि हर किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप नेट के एग्जाम में भी देखेंगे इस बार 20 क्वेश्चन, लगभग ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन जो आए थे वो बुक्स से आए थे, ठीक है। तो दुर्खेम आपको पता है फ्रेंच के थे, ठीक है। 15 अप्रैल 1858 में पैदा हुए और वही उनकी डेथ हो गई 15 नवंबर 1970। फ्रेंच के दोनों थे, ठीक है। तो दोनों जो अगस्कोट और ये दुर्खेम थे, दोनों फ्रेंच के थे। मार्क्स और जो हमारे कार्ल मार्क्स और वैक्स वेबर थे वो जर्मनी के थे, ठीक है। तो चलिए उन दोनों में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी एक दूसरे के आइडियाज में, ठीक है, एक दूसरे के आइडियाज, उनके क्रिटिसिज्म, इन दोनों के आइडियाज के में एक चीज कॉमन है, वो है साइंस। सोशियोलॉजी को साइंस बनाने की कोशिश, ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करने की कोशिश, ठीक है। तो चलिए दोनों चलते हैं और समझते हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो अगस्कोट थे उसने सब्जेक्ट का आइडिया दिया, सब्जेक्ट दिया, लेकिन सब्जेक्ट के लिए स्कूल हम कहते हैं, जो हमारे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर है कश्मीर यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं कि जो सब्जेक्ट का स्कूल और बच्चे जो स्कूल की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो किसने खोला है, वो दुर्खेम ने खोला, ठीक है। तो इनको फाउंडिंग फादर्स में भी रखा जाता है, इसलिए उन्होंने सब्जेक्ट की रिकॉग्निशन करवाई और सब्जेक्ट को एकेडमिक्स में भी इम्प्लीमेंट करवाया, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। चलिए बुक्स देखते हैं। बुक्स आप याद रखिए, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इनकी पीएचडी थीसिस हैं जिसमें उन्होंने पीएचडी किया है, जो उनकी थीसिस कंप्लीट हुई थी फिर सारा काम, ठीक है। तो उसके बाद द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895, डेट भी याद रखिएगा। सोसाइटी एज स्टडी इन सोशियोलॉजी, ठीक है, ये भी इनकी बुक है 1897, 2 ईयर्स, इसमें भी डिफरेंस। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 912, ऑन द इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। फिर उसके बाद प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन विथ मोसस इनके निफ्यू थे दुर्खेम के, ठीक है, 903 में। फिर उसके बाद प्रोहिबिशंस ऑफ इंसिस्ट एंड इट्स ओरिजिन, ये इनके मेन बुक्स हैं। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी में भी इन्होंने काम किया है। ये इनके मेजर बुक्स है जो आपको याद रखने हैं। इनको आप 1-2 बार गो थ्रू कीजिए, ये आपको याद रहेंगे, ठीक है। फिर इनके कंसेप्ट्स, इनके मेजर कंसेप्ट्स क्या है, लेकिन उससे पहले मेथोडोलॉजी। दुर्खेम को जब आप पढ़ोगे, दुर्खेम को आप जब पढ़ोगे, उनके कंसेप्ट्स को पढ़ोगे, उनकी मेथोडोलॉजी वेरी करती है फ्रॉम कंसेप्ट टू कंसेप्ट। सोसाइड में उन्होंने एक मेथोडोलॉजी फॉलो की, सोशल फैक्ट में सोसाइड में, ठीक है। उसके बाद जो भी इनके कंसेप्ट थे उनमें इन्होंने अलग अलग से रिलीजन इन्होंने स्टडी किया, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स को, ठीक है, उनमें उन्होंने अलग से एक मेथोडोलॉजी को फॉलो किया। तो डिफरेंट कंसेप्ट्स में इनकी डिफरेंट मेथोडोलॉजीज आती हैं, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है मोस्टली पीजी लेवल में। जब इनके क्वेश्चन आते हैं कि ये मेथोडोलॉजी दुर्खेम की है, तो हम कहते हैं कि मेथोडोलॉजी है, तो उन्होंने बहुत सारे मेथड्स फॉलो किए हैं, तो वो आप याद रखेंगे। मल्टीवेरिएट एनालिसिस इन्होंने की है, स्टडी एंड इंपैक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मल्टीवेरिएट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब हम बहुत सारे चीजों का इंपैक्ट देखते हैं, जैसे हम अभी देखेंगे एजुकेशन का क्या इंपैक्ट है, लेकिन हम फिर उसको एनालाइज करेंगे अलग से। मेल में क्या इंपैक्ट है, फीमेल में क्या इंपैक्ट है, थर्ड जेंडर में क्या इंपैक्ट है, रिच में क्या इंपैक्ट है, पुअर में क्या इंपैक्ट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को जब हम लेंगे उसको बोलते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ठीक है, जैसे जेंडर, एज, रिलीजन, ठीक है।
तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस उन्होंने किस में स्टडी किया, सुसाइड में स्टडी किया, ये याद रखना, ठीक है। ये स्लाइड आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसको बनाने में जो मैंने मास्टर्स के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो 24/7 है, जब आप वहां जाओगे ये उस 24/7 में टाइम कंज्यूम करना 12-13 घंटे 10-10 घंटे हैं, उस वहां की ये मेहनत है, ठीक है। तो इसको बनाने में काफी टाइम लगता है, ये कोई इजी स्लाइड नहीं है, क्योंकि इन चीजों को फिर एक एक करके जमा करना, इसको फिर कन्फाइन करना और आपको देना, ये आपको क्या मिल रहा है, बहुत इजी से मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट याद रखना है। रिलीजन में उन्होंने किया है, स्टडी ऑफ रिलीजन में उनका, और एक जो मेथोडोलॉजी वो कंपैरेटिव मेथड वो है प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स में उन्होंने ये मेथड यूज किया है जब इनको स्टडी किया। कनकॉमिटेंट वेरिएशन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द फिनोमेना, जिसमें ये देखते हैं काज एंड इफेक्ट, क्या काज है, अगर कैंसर है तो उसका काज क्या है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग का अगर आप करेंगे तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, काज एंड इफेक्ट रिलेशन किसमें उन्होंने यूज किया है, तो इसको बोलते हैं कनकॉमिटेंट वेरिएशन। ये देख लेना, ये क्वेश्चन JKPSC जो पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन। हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। फंक्शनल एनालिसिस ये भी इसने यूज किया। इंडक्टिव मेथड, साइंटिफिक मेथड। स्टैटिस्टिकल डेटा इन्होंने यूज किया जब इन्होंने सुसाइड को रिपोर्ट किया। पुलिस स्टेशन, जब इन्होंने इनको स्टडी किया, पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने वो डेटा कलेक्ट किया और सुसाइड में यूज किया, ठीक है। ये याद रखना सब। उसके बाद इनके कंसेप्ट्स, और यही मैं आपको कह रहा हूं, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे ये वाले पेज से आपके दुर्खियम के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस निकलेंगे, ये याद रखना और देख लेना फिर बाद में। अब देखिए फिर उनके कंसेप्ट्स, सैक्रेड एंड प्रोफेन डाइकोटमी, ठीक है। सैक्रेड को उन्होंने क्या कहा, प्रोफेन को जो मैंने आपको रिलीजन में पढ़ाया है, सैक्रेड वो चीजें होती हैं जिनका रिलीजियस टच होता है, जिनके लिए हम रेस्पेक्ट करते हैं। प्रोफेन जो ऑर्डिनरी चीजें होती है दुनिया में, उन सबको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेन। किसने ये स्टडी की, किसने ये बोला है, दुर्खियम ने स्टडी ऑफ रिलीजन में बोला है, ठीक है। उसके बाद इनका कंसेप्ट है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ठीक है। उसके बाद सोशल फैक्ट, मटेरियल नॉन मटेरियल, वो आप खुद पढ़ेंगे, वो कोई मसला नहीं है। उसके बाद सोशल करंट उसको ये किसको बोलते हैं, मॉब बिहेवियर को, जैसे क्राउड, कुछ लोग एकदम से जमा हो गए, फिर कुछ हो गए एकदम से डिस्पर्स हो गए, हमें पहले लगा एक ग्रुप है लेकिन वो ग्रुप नहीं था, ठीक है, बहुत सारे लोग थे, तो उनको ये क्या बोलते हैं, इनको ये बोलते हैं सोशल करंट्स, ठीक है। देन सोशल इंटीग्रेशन इनका कंसेप्ट है, ठीक है। एनॉमी मतलब जब नॉर्मलेसनेस हो जाए, ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्म, जो नॉर्म्स है सोसाइटी में, व्हाट इज गुड एंड डिजायरेबल, वो जब ब्रेक डाउन हो जाए, नॉर्म जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, नॉर्म्स सोसाइटी में नहीं रहते हैं, तो उस टाइम हम कहते हैं सोसाइटी में एनॉमी हो गई। एनॉमी मतलब जैसे कोविड-19 में हो गया, कोविड-19 में ऐसी सिचुएशन होगी, हम वो पता ही नहीं था कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्म्स, एनॉमी सिचुएशन। फिर उन्होंने सुसाइड स्टडी किया, उसमें उन्होंने 4 कंसेप्ट दिए, इगोइस्टिक, अल्ट्रिस्टिक, एनॉमिक एंड फैटलिस्टिक सुसाइड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच उन्होंने इसमें यूज किया है, किसमें, सुसाइड ऑफ ईगो में, ठीक है। और इसमें उन्होंने सेकेंडरी डेटा भी यूज किया। कभी कभी जब डीप क्वेश्चन आता है ना, डीप इनको क्वेश्चन डालना है, तो वो ये क्वेश्चन यूज करते हैं। फिर जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी जो इन्होंने एक सोशियोलॉजी में निकाला था, जर्नल एनी में, ठीक है उनको इन्होंने कहा है ग्लोरीफाइड सोसाइटी विच इज नॉट पॉसिबल, और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन भी उनका एक कंसेप्ट है, ठीक है। आते हैं स्लाइड नंबर 2 पे, चलिए और भी कंसेप्ट हैं इनके। उसके बाद आपको याद रखना है मटेरियल डेंसिटी, इन्होंने कहा है जब पॉपुलेशन लो होती है उसका मतलब होता है मटेरियल डेंसिटी। डिवीजन ऑफ लेबर इनका कंसेप्ट है, जो आपको समझना है कि सोसाइटी में डिवीजन कैसे होता है लेबर का, लेबर को कैसे डिवीजन में रखा जाता है। टाइप्स ऑफ सॉलिडेरिटी कितनी होती है, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ठीक है, जिसको इन्होंने कहा प्रिमिटिव सोसाइटी, इसको इन्होंने कहा मॉडर्न सोसाइटी। वहां कैसे सॉलिडेरिटी थी, यहाँ कैसे सॉलिडेरिटी, यहाँ कैसे लोग इकट्ठे रहते हैं, वहां कैसे, वो क्या काज था इसका, ठीक है। फिर ये कहते हैं मोरल डेंसिटी, जिसको हम डायनेमिक डेंसिटी बोलते हैं, मीन्स इंटरैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल। जब लो इंटरैक्शन होता था सोसाइटी में, जब लोग कम रहते थे, दूर दूर रहते थे, तो उनमें ज्यादा इंटरैक्शन नहीं होती थी आपस में, तो उसको बोलते हैं मॉरल डेंसिटी। ये भी याद रखना, ये जरूरी है, मॉरल डेंसिटी एंड मटेरियल डेंसिटी। सोसाइटी एज ए सियोजेनरिकस का मतलब क्या होता है, मीन्स समथिंग यूनिक, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट। वो कहते हैं सोसाइटी को सियोजेनरिक मतलब सोसाइटी का डेवलपमेंट खुद होता है, सोसाइटी खुद चीजों को डेवलप करती है, ठीक है, उसको कोई डेवलप नहीं करता है, ठीक है। समथिंग विच इज यूनिक एंड ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, जिसका खुद ही डेवलपमेंट हो जाता है, जो खुद ही डेवलप होता है। या उसको हम बोलते हैं सोसाइटी मेड अस, हमें सोसाइटी बनाती है। दुर्खेम कहता है हम सोसाइटी को नहीं बनाते हैं। इंडिविजुअल पे कौन डोमिनेट है, सोसाइटी डोमिनेट है, इंडिविजुअल सोसाइटी पे डोमिनेट नहीं है, ठीक है।
सोशल कोहिजन, सोसाइटी का फोर्स, टाइप्स ऑफ लॉज, रिप्रेसिव लॉज और रिस्ट्रिक्टिव। रिप्रेसिव मतलब होते हैं जो खतरनाक लॉज होते हैं जिनमें आप वायलेशन नहीं कर सकते, जैसे ट्राइबल कोड्स होते हैं, उनमें रिस्ट्रिक्टिव लॉज होते हैं, ठीक है। और रिप्रेसिव खतरनाक लॉज, रिस्ट्रिक्टिव लॉज जो होते हैं वो चीजें जिनमें रिफॉर्म हम करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं चीजों को, जिनमें हम रिफॉर्मेटिव मेजर्स भी करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने क्राइम किया उसको जेल में उसको फिर से रिहेबिलिटेट किया जाता है, फिर से दोबारा सोसाइटी में लाया जाता है। ये मॉडर्न सोसाइटी में होते हैं, ये एंशिएंट सोसाइटी में होते हैं। उसके बाद इनका कंसेप्ट है टोटमिज्म इन द अरोनेटा ट्राइब्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अबॉरिजिनल्स। तो इनका कंसेप्ट टोटमिज्म भी है, जो मैंने आपको टोटमिज्म में पढ़ाया है, उसको भी इन्होंने स्टडी किया, जो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने किया है स्टडी, ठीक है। और एजुकेशन भी उन्होंने स्टडी किया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा एजुकेशन का मतलब क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में वैल्यूज को ट्रांसफर करना, ठीक है। और सोसाइटीज को इन्होंने क्या किया है, सोसाइटीज को इन्होंने डिवाइड किया है, सिंपल पॉलीसेगमेंटल और सिंपल कंपाउंड सोसाइटी, इसमें इन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इनका कंसेप्ट है, ठीक है। और फर्स्ट क्रिएटेड एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, इन्होंने ही एकेडमिक डिसिप्लिन को क्रिएट किया था सोशियोलॉजी को, डिपार्टमेंट इन यूरोप इन्होंने ही खोला था पहले सोशियोलॉजी का। ये आई बात समझ। ही गेव अ माइक्रोव्यू ऑफ सोसाइटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम। इसने कहा है, दुर्खेम ने कहा है, इंडिविजुअल इज सबऑर्डिनेट टू सोसाइटी। अगर आपसे ये पूछा जाए इंडिविजुअल इज सबऑर्डिनेट टू सोसाइटी, ये किसने कहा है, एंड इज गवर्नड बाय इट। इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट रहता है सोसाइटी, यानी सोसाइटी उसको गवर्न करती है, इंडिविजुअल को वही करना पड़ता है जो उसे सोसाइटी देती है, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट रहता है उसको, एंड इज आल्सो गवर्न, सोसाइटी ही इसको गवर्न करती है, ये सोसाइटी को गवर्न नहीं करता। जिसको हम कभी कभी बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल चेंज कर सकता है, दुर्खेम कहता है नो, इंडिविजुअल चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल को ही सोसाइटी, वो बोलते हैं सोसाइटी इंडिविजुअल को चेंज करती है, जो उसे मिलता है वो सब उसको सोसाइटी देती है, ठीक है, इसके अंडर में रहता है। सोशियोलॉजी हैज अ रियलिटी ऑफ इट्स ओन एंड अबव द इंडिविजुअल हु कंपोज इट, ठीक है। तो सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी हैज अ रियलिटी ऑफ इट्स, सोसाइटी की अपनी रियलिटी होती है, ओन एंड अबव द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से हायर होती है, हु कंपोज इट, जो उसको कंपोज करती है, याद रखना। देखो और एक बात मैं यहाँ पे बताऊंगा, जब भी तुम लोग देखोगे डिबेट सोशियोलॉजी में साइंस वर्सेस नॉन साइंस, पॉजिटिव वर्सेस नॉन पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म वालों का पहला आप ये देखोगे वो क्या करेंगे, वो सोसाइटी को ज्यादा ये देंगे, सोसाइटी ही कंट्रोल करती है इंडिविजुअल को। नॉन पॉजिटिविस्ट जो हैं, जैसे आप पढ़ोगे फिर आगे फिनोमिनोलॉजी, इथनोमेथोडोलॉजी, ठीक है, ये जो इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, ये जो बाय, इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया, ये साइंस को नहीं मानते थे, ये नॉन पॉजिटिविस्ट थे। ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे इंडिविजुअल ही डोमिनेट करता है सोसाइटी को, यानी सोसाइटी को कौन बनाता है, इंडिविजुअल बनाता है। ये डिबेट से याद रखना, ठीक है। ये क्यों बोलते हैं, इससे ये लोग प्रूव करते हैं कि हम सोसाइटी को साइंटिफिकली प्रूव कर सकते, साइंटिफिकली स्टडी कर सकते। ये लोग ये क्यों स्टेटमेंट बोलते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, ये प्रूव करके देते हैं कि हम लोग जो हैं सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअल के पास कॉन्शियसनेस है, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते नेचर की तरफ। बात आई समझ। तो फिर इन्होंने क्या कहा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल फैक्ट। इन्होंने कहा सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी को क्या स्टडी करना है, सोशल फैक्ट स्टडी करना है। आल्सो सजेस्टेड द मेथड्स, इन्होंने मेथड्स भी दिए हैं कैसे स्टडी करना है, फिर उसके कंसेप्ट्स, फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं आपको बाद में समझाऊंगा। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब समझते हैं मेथडोलॉजी, यानी सोशल फैक्ट हम समझते हैं। क्या सोशल फैक्ट समझते हैं, सोशल फैक्ट क्या होता है उसी को हम समझेंगे। याद यहां लिखो टॉपिक सोशल फैक्ट, ठीक है। चलो, तो सोशल फैक्ट को जब हम समझेंगे तो पॉजिटिविज्म, दुर्खेम एंड सोशियोलॉजी, जब हम कहेंगे कि पॉजिटिविज्म, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है अगस्कोट के कंसेप्ट में। पॉजिटिविज्म फिलॉसफी क्या थी, उन्होंने कहा, अगस्कोट ने ये कंसेप्ट दिया, इसने कहा सोशियोलॉजी को हम बनाएंगे एज इन द लाइन्स ऑफ, किस पे, सोशियोलॉजी पे, साइंस पे। तो उनको साइंस का इंपैक्ट पड़ा था, क्यों पड़ा था, क्योंकि उस दौर में सबसे ज्यादा साइंस के इन्वेंशन डिस्कवरीज हो रही थी, तो इन लोगों पे भी इंपैक्ट पड़ा साइंस का। इसलिए हम कहते हैं सोशल थियरिस्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। सोशल थियरिस्ट जो होता है वो अपने उस टाइम पे क्या हो रहा है सोसाइटी में, उसी का प्रोडक्ट होता है, वो उन्हीं चीजों को एनालाइज करता है, उसी पे सोशल थ्योरीज देती है। फिर जब हम उन थ्योरीज को फिर बाद में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कभी कभी ये थ्योरी जो है ये एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस कॉन्टेक्स्ट में दी गई है। समझ आई बात? तो द फ्रेंच राइटर ऑगस्ट कोट वाज द फर्स्ट पॉइंटर टू यूज द वर्ड सोशियोलॉजी एंड इट इज कॉइन्ड द टर्म पॉजिटिव फिलॉसफी भी इसी ने दी है। फर्स्ट पब्लिश्ड कब हुई थी? 1840 में। कोट बिलीव्ड देयर वाज अ हायरार्की ऑफ साइंसेस सब्जेक्ट्स विद सोशियोलॉजी एंड
and that of the hierarchy. Court was confident that scientific knowledge about society could be accumulated and used to improve the human existence in society, could be run rationally without a religion or superstitious ganking in their process. तो कोर्ट का यही बिलीव था कि अगर हम सोशियोलॉजी को साइंटिफिकली स्टडी करेंगे, सोशियोलॉजी साइंटिफिकली स्टडी करके देगी सोसाइटी को, तो उससे क्या होगा, जो सोसाइटी में उस वक्त प्रॉब्लम्स हुई थी खड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, जो नेगेटिव इंपैक्ट्स आए थे किसकी वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, तो उनका सोल्यूशन क्या साइंटिफिकली हो जाएगा, तो सोसाइटी क्या करेगी, ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करेगी, और सुपरस्टिशन थिंकिंग जो है रिलीजियस, उसके बगैर रैशनैलिटी पे सोसाइटी काम करेगी। समझ आई बात? चलिए, एक्चुअल में हमें किसको समझना है, दुर्खियम को, क्योंकि हम सोशल फैक्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट किसका, दुर्खियम का। चलिए, दुर्खियम एडवोकेटेड है सिमिलर मेथोडोलॉजी टू कोर्ट। दुर्खियम ने सिमिलर मेथोडोलॉजी दी किसकी, कोर्ट की, जिस तरह उसने दी। ही हैज बीन वाइडली रिगार्डेड एज अ पॉजिटिविस्ट, इसको भी हम पॉजिटिविस्ट बोलते हैं। दुर्खियम्स क्लासिकल स्टडी सोसाइड जो है ये पब्लिश हुई थी 1897, इज ऑफ्टन सीन एज अ मॉडल ऑफ पॉजिटिविस्ट अप्रोच। ठीक है, it does indeed follow many of the methodological procedures of positivism. Certain aspects of Durkheim work will be used to illustrate positivism approach. However, strictly speaking, Durkheim was not a positivist, ये हम बोलते हैं, लेकिन चलिए अब हम सोशल फैक्ट को समझते हैं। अब आपको यहां तक क्या याद रखना है, यहां तक आपको सिंपल ये कंसेप्ट याद रखना है कि दुर्खेम ने भी किस मेथोडोलॉजी को फॉलो किया, इसने भी पॉजिटिविज्म को फॉलो किया, जो किसने हमें बताया था, जो अगस्ट कोर्ट ने बताया था। ठीक है, अब सोशल फैक्ट को समझते हैं, सोशल फैक्ट है क्या। चलिए, सोशल फैक्ट फर्स्ट, एज अ पॉजिटिविस्ट, ये पॉजिटिविस्ट थे। कोर्ट बिलीव्ड दैट साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी शुड बी कन्फाइन्ड टू द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। इसने कहा साइंटिफिक स्टडी जो है, सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करनी, ये कन्फाइन्ड रहना चाहिए कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। कहां तक, खाली इसको कन्फाइन रखो, इंफॉर्मेशन तक कलेक्ट करो, यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। साइंटिफिक मेथड सोशियोलॉजी में कहां तक यूज होगा, जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। कहां से करेंगे, ग्राउंड से करेंगे, फील्ड से करेंगे, लोगों को देख के, ठीक है, इंटरव्यू से करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए यहां, पॉइंट नंबर 1 समझ में आया। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फिनोमेना जब सोसाइटी में कंसेप्ट है उनके बारे में, दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व, जिनको हम ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिवली मतलब जिनको हम साइंटिफिक लाइन्स पे, यानी नंबर्स में ऑब्जर्व करेंगे, एंड क्लासिफाई, फिर उसी को क्लासिफाई करेंगे। कैसे, जैसे दुर्खियम ने सुसाइड के बारे में क्या किया, सुसाइड के बारे में उसने डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको ऑब्जर्व किया, फिर उस फिनोमेना को ऑब्जेक्टिवली उसने ऑब्जर्व किया कि कितनों में कितने हैं। अगर उसने कहा मैरिड लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं, तो उसने बताया, उसने बताया कि इतने केसेस मैरिड में आए हैं और इतने केसेस, इतने नंबर्स ज्यादा किन में आए, नंबर्स कम इनमें आए। ठीक है, कोर्ट आर्ग्यूड दैट सोशियोलॉजिस्ट शुड नॉट कंसर्न्ड विद द इंटरनल मीनिंग्स। पॉइंट नंबर 1 देखिए, इसने कहा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी वाले क्या कहते हैं, जब वो इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, सोसाइटी में लोगों को स्टडी करते हैं, वो पहले कहते हैं इंटरनल मीनिंग, जो हमारे पास कॉन्शियसनेस है, मेंटल कॉन्शियसनेस, हम अंदर क्या सोचते हैं चीज़ों को। जब हम अंदर सब इंडिविजुअल्स को देखेंगे, ये अंदर से अलग सोचता है, ये इंडिविजुअल अलग से सोचता है, ये इंडिविजुअल अलग से सोचता है। ठीक है, जब सोसाइटी में पर्टिकुलरिज्म डेवलप होगा तो साइंटिफिक स्टडी नहीं होगी। उसके लिए जरूरी है जेनरलिटी मतलब सेमनेस। जैसे आप साइंस में देखोगे, मैथमेटिक्स में आप देखोगे, आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, फार्मूला है, वो सभी में अप्लाई होती है यूनिवर्सली। ठीक है, वो जनरली अप्लाई होती है। ठीक है, साइंस में आपको ब्लड स्टडी करना है, ये जनरली अप्लाई होता है। ठीक है, साइंस में आपको बॉडी, ये जनरली अप्लाई होता है। तो जनरल लॉज भी बनते हैं और वो भी अप्लाई भी होते हैं, तो उससे क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी। अगर पर्टिकुलर डेवलप हो गया, पर्टिकुलर का मतलब है साइंटिफिक मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, और उसके बगैर ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सल लॉज भी डेवलप नहीं हो सकते, मतलब ओवरऑल साइंटिफिक स्टडी नहीं हो सकती। ये पॉइंट याद रखना। तो पहले कोर्ट ने क्या कहा, पहले इसने क्या कहा, सोशियोलॉजिस्ट शुड नॉट कंसर्न विद इंटरनल मीनिंग। सोशियोलॉजिस्ट उसको इंटरनल मीनिंग पहले कैंसिल करनी है, उसके साथ उनको कुछ नहीं है कि इनके दिमाग में क्या चलता है। दूसरा, मोटिवेशंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये चीजें सोशियोलॉजिस्ट उसको पहले क्या करनी है, नेग्लेक्ट करनी। इन चीजों के साथ उसको कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, यही पे पॉइंट है।
अगर ये सोशियोलॉजिस्ट इन चीजों को स्टडी करेंगे कि इंटरनल मीनिंग्स क्या है इंडिविजुअल के लिए, मोटिवेशंस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैक्स वेबर ने कहा मोटिवेशंस देखो ये क्यों कर रहा है, उसकी डीपली स्टडी करो सोशल एक्शन से। जहां आप इन चीजों को प्रेफरेंस देंगे वहां पॉजिटिविज्म खत्म, वहां कौन सा आएगा, वहां इंटरेक्शनिस्ट आएंगे, वहां नॉन पॉजिटिविस्ट आएंगे। जहां आप इन चीजों को कैंसिल करोगे वहां आप कौन सी मेथड जाएगी, वहां पॉजिटिविज्म आएगा। ठीक, सिंपल। सिंस these mental status exist only in the person's consciousness, इसने कहा कोड, ये चीजें कहाँ एग्जिस्ट करती है, मेंटल कॉन्शियसनेस, दिमाग में, ठीक है। दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व, इनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एंड दे कैन नॉट बी मेजर्ड, ना ही इनको ऑब्जर्व कर सकते ना मेजर कर सकते हैं। ये क्या पता है कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, दिमाग में क्या सोच रहा है। इन एनी ऑब्जेक्टिव वे, किसी भी ऑब्जेक्टिव वे में ना इन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं ना ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया, क्लियर ये कंसेप्ट। अब देखते हैं दुर्खेम क्या कहते हैं। दुर्खेम आर्ग्यूड दैट सोशियोलॉजिस्ट शुड कन्फाइन देमसेल्फ टू द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। दुर्खेम ने कहा सोशियोलॉजिस्ट को स्टडी करनी है, शुड कन्फाइन, उनको खुद को कंट्रोल करना है, कन्फाइन करना है, देमसेल्व्स खुद को, कहां तक, टू द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, उनको खाली स्टडी करना है सोशल फैक्ट, ठीक है। चलिए, ही आर्ग्यूड द फर्स्ट एंड द फार मोस्ट फंडामेंटल रूल, जरूरी फर्स्ट और फार मोस्ट जो है, कंसिडर सोशल फैक्ट एज थिंग्स, सोशल फैक्ट्स को आप कंसिडर कीजिए थिंग्स। थिंग्स मतलब सोसाइटी में जो चीजें होती हैं, नेचर में जो चीजें होती हैं, इनको आप कंसिडर कीजिए ये चीजें हैं, नेचुरल फिनोमेना है सोसाइटी में, जैसे नेचर में होता है, ठीक है, नेचर में चीजें होती हैं, तो उनको आप ऐसे कंसिडर थिंग्स कीजिए। उसके बाद दिस मीन्स दैट द बिलीफ सिस्टम, दुर्खेम ने क्या कहा, दिस मीन्स दैट द बिलीफ सिस्टम, जो हमारी सोसाइटी में बिलीफ सिस्टम है, हम उसी को रिलीजन को स्टडी करते हैं, कस्टम्स को स्टडी करते हैं। आप ये क्वेश्चन बोलोगे सर दुर्खेम ने बोला कि आप चीजों को एज ए थिंग्स सोचिए पहले, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट। हम सोसाइटी में स्टडी क्या करते हैं, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, कल्चर, वो कैसे उनको चीजों को हम कैसे एज ए थिंग्स समझेंगे, जैसे नेचुरल साइंस वाले चीजों को क्या समझते हैं, जिस चीजों को वो थिंग्स समझते हैं। देखिए खुद ये बताएगा दुर्खेम कैसे। दिस मीन्स दैट द बिलीफ सिस्टम, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, मैरिज, किनशिप, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है हमारे 6 इंस्टीट्यूशंस मेन, इनको आप क्या करेंगे, द फैक्ट्स ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये फैक्ट्स है सोशल वर्ल्ड के, क्या है, शुड बी कंसिडर एज थिंग्स, इन्हीं को आप कंसिडर करेंगे थिंग्स, इनको भी आप एज ए नेचुरल ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। इन द सेम वे, कैसे, इन द सेम वे, जिस तरह से कौन देखते हैं, एज द ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह से ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, जिस तरह से साइंस वाले ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं कहाँ, नेचुरल वर्ल्ड में, और इवेंट्स को देखते हैं नेचुरल वर्ल्ड में, इसी तरह से हम भी इन चीजों को क्या देखेंगे, जो सोसाइटी में क्या है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, बिलीफ्स है, कल्चर है, जो भी हम स्टडी करते हैं उनको भी क्या कंसिडर करना है, थिंग्स एज ए थिंग्स कंसिडर करना है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। लेकिन however Durkheim did not believe that social facts constantly only of those things that could be directly observed and measured. लेकिन दुर्खेम ने कहा कि डिड नॉट बिलीव, ये इस पे बिलीव नहीं करते थे कि सोशल फैक्ट ओनली वो चीजें हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व मतलब ये सुसाइड है, ये हमने ऑब्जर्व किया, मेजर हमने किया, इतने पॉइंट सुसाइड है, 33% सुसाइड, ठीक है। दुर्खेम ने कहा नहीं, इतना ही सोशल फैक्ट नहीं, तो दुर्खेम, तो फिर दुर्खेम ने क्या कहा, दुर्खेम ने कहा तो दुर्खेम सोशल फैक्ट इंक्लूड, सोशल फैक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड, सच एज फिनोमेना एज द बिलीफ सिस्टम, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। बिलीफ सिस्टम्स आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, आर मेजरेबल, आर ऑब्जर्वेबल सिंस दे एग्जिस्ट इन द कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन माइंड, ये तो हमारे दिमाग में भी एग्जिस्ट करते हैं बिलीफ सिस्टम। तो हमें दुर्खेम ने क्या कहा, खाली आप बाहर से ही ऑब्जर्व नहीं करेंगे और देखेंगे, ये चीजें दिमाग में भी एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है ये चीजें भी आएंगी, जो कॉन्शियसनेस है वो भी आएगा यहाँ, ठीक है, सोशल फैक्ट्स में। फिर उन्होंने क्या कहा, दुर्खेम साथ देम एज एग्जिस्टिंग ओवर एंड अबव द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, उन्होंने कहा ये दिमाग में है ये चीजें, लेकिन ये उनके ऊपर एग्जिस्ट करती है, ओवर एंड अबव द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, ये चीजें कॉन्शियसनेस से ऊपर है, मतलब ये चीजें ही कंट्रोल करती हैं इसके दिमाग को, खाली दिमाग ये चीजें कंट्रोल नहीं करता है, यही चीजें इसके दिमाग को कंट्रोल करती है। समझ आई बात। इंडिविजुअल डिड नॉट चूज देम एज दे कुड नॉट बी चेंज्ड, इंडिविजुअल ने इनको चूज नहीं किया है, देम दे कुड नॉट बी चेंज्ड एट विल, वो उनको चेंज नहीं कर सकता है। सोशल फैक्टर्स सच एज द कस्टम्स ऑफ किसके,
customs of particular profession were external to each individual and constrained their behavior. Social customs जो भी होते हैं ये कहाँ से हमें दिखते हैं, ये हमें बाहर से दिखते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे कस्टम्स है हमारे पास, कस्टम क्या है हमारे पास, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस। जैसे ही आप किसी के जनाजे में जाओगे तो आप वहाँ कैसे रहोगे, यू विल बिकम, आप वहाँ साइलेंटली रहोगे। तो हमें ये कस्टम दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्योंकि वो वहाँ बिहेव ऐसे कर रहा है, मतलब ये बाहर से दिख रहा है। ये कस्टम जो है ये बाहर से दिख रहा है, ये इंडिविजुअल को फोर्स करते हैं कि आपको ये चीजें करनी है। सो इसका मतलब जब ये बाहर से दिखते हैं ये ऑब्जर्वेबल है। जब ऑब्जर्वेबल आ गया तो हम इनको साइंटिफिकली ऑब्जर्व करते हैं। तो हम इनको साइंटिफिकली जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम मेजर भी करेंगे ये कहाँ कैसे बिहेव करता है, कितना % बिहेव करता है। इसका मतलब है हम इन चीजों को स्टडी कर सकते हैं साइंटिफिकली। इसी को दुर्खियम ने कहा सोशल फैक्ट। दुर्खियम ने फिर कहा सोशियोलॉजी को स्टडी करना है सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट किसको कहेंगे, यही चीजें जो हमारे बिहेवियर से मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल चीजें हैं। बात आई समझ। इंडिविजुअल कॉन्स्ट्रेंट देयर बिहेवियर, ठीक है, दैट इज ईच पर्सन हैड देयर ऑप्शन लिमिटेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। फिर दुर्खियम क्या कहते हैं, इन दुर्खियम्स व्यू सोसाइटी इज नॉट सिंपली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। सोसाइटी खाली सिंपली कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं होती है। जब हम कहते हैं कि इंडिविजुअल्स होने चाहिए सोसाइटी में, ठीक है, जब हम फीचर्स पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंटली इन टर्म्स ऑफ देयर पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल और मेंटल स्टेट इन अ स्टेट, वो कहता है सोसाइटी में होते हैं कलेक्टिव बिलीफ्स। कलेक्टिवली बिलीफ्स मतलब हम कलेक्टिव बिलीफ्स है हमारे पास, हमें सब को पता है एक साथ, व्हाट इज गुड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड। आई बात समझ, व्हाट इज गुड एंड डिजायरेबल। नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस हम लोगों में सेम होते हैं, वो उनको बोलते हैं कलेक्टिव बिलीफ्स। समझ आई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास सेमनेस है तो उसको तो हम मेजर कर सकते हैं साइंटिफिकली। दुर्खियम ने कहा जब मेजर कॉमन वैल्यूज है हमारे पास तो उन वैल्यूज को हम साइंटिफिकली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर्टिकुलर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। वैल्यूज एंड लॉज डायरेक्ट द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। क्यों, वो कहते हैं जो हमारे पास बिलीफ्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, लॉज होते हैं, वो ही डायरेक्ट बिहेव करते हैं सोसाइटी में, वो ही हमें बताते हैं कि आपको बिहेव कैसे करना है, ठीक है। जब वो हमें बताते हैं इसका मतलब हमारा जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। जब वो सेम बनेगा तो उसका मतलब है क्या, हम उसको ऑब्जर्व मेजर कर सकते हैं साइंटिफिकली और हम जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं सोशियोलॉजी में। तो इसी को दुर्खियम ने कहा कि हम साइंटिफिक मेथड्स यूज कर सकते हैं, कहाँ, सोसाइटी में। समझ आई बात। बाय सोशल फैक्ट वो कहता है दैट हैव एन एग्जिस्टेंस ऑफ देयर ओन, उनका अपनी एग्जिस्टेंस है। सोशल फैक्ट देयरफॉर मेक एन इंडिविजुअल बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे। सोशल फैक्ट ही इसको बिहेव कराते हैं, यही इसको बताते हैं तुम्हें कैसे चलना है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, आप क्लासरूम में एंटर हो गए तो आपको ऑलरेडी बताया गया है सोसाइटी ने कि आपको क्लासरूम में कैसे जाना, पहले इजाजत मांगनी है, फिर बैठना है, फिर वहां से लेक्चर सुनना है। तो उसका मतलब है हम लोगों में अगर क्लास के 20 लोगों में बिहेवियर देखेंगे वो तो सेम है, टीचर्स का बिहेवियर देखेंगे वो भी सेम है। तो अकॉर्डिंग टू दुर्खियम वो कहता है हमारा बिहेवियर जब सेम होगा, उसमें जनरलाइजेशन उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो तो पर्टिकुलर है ही नहीं बिहेवियर। तो इसलिए इजी हो जाता है कि हम भी सोशियोलॉजी में क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो सोशल फैक्ट देयरफॉर मेक इंडिविजुअल बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे दुर्खियम्स डेफिनेशन यूज द टर्म सोशल फैक्ट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम द पॉजिटिविस्ट्स एज सच कोट। इससे ये सोशल फैक्ट से, ये कोट से अलग हो जाते। इन मेनी अदर एस्पेक्ट्स थ्रू ही फॉलोड द लॉजिक एंड मेथड्स ऑफ पॉजिटिविज्म एंड डिफरेंस बिटवीन दुर्खियमन अप्रोच एंड पॉजिटिव अप्रोच आर फर्दर। उसको आप फिर आगे डिस्कस कर सकते हैं, उसमें क्या उसमें है डिफरेंसेस। लेकिन दुर्खियम ने ये बता दिया कि हम कैसे चीजों को साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं थ्रू द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। अब देखिए इस वाली स्लाइड में मैंने इसको यानी कि इसको कोशिश की है कि इसको सिक्वेंस किया जाए, क्योंकि सोशल फैक्ट समझना, इसको समझना क्या है, दुर्खियम ने कैसे यूज किया है, इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक इन द दुर्खियमन मेथडोलॉजी, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ही टफ है। चलिए सोशल फैक्ट, हाँ कुछ स्टूडेंट उसको पता होगा उनको कैसे पढ़ाया गया होगा सोशल फैक्ट, वो मुझे भी पता है कि कुछ कैसे पढ़ाते हैं सोशल फैक्ट उसको, ठीक है। सोशल फैक्ट है क्या, लेकिन वो क्या पढ़ाते हैं, यू नो ऑलरेडी दैट, ठीक है। तो सोशल फैक्ट को अगर हम कंसाइज करेंगे, होता क्या है, वे ऑफ एक्टिंग।
आप कैसे एक्ट करते हो उसको बोलते हैं सोशल फैक्टर। दुर्खियम लेकिन बैकग्राउंड में हमने पहले ही बताया उसको कैसे एक्ट करना है, वो उसको कौन बताता है, उसको सोसाइटी बताती है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के पास क्या है, कॉमन नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, वो उसको सिखाती है तुम्हें कैसे करना है। ठीक है, वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग, सोचना। तो दुर्खियम कहते हैं हमारे पास एक्टिंग सेम है, हम सेम सेम एक्ट करते हैं, थिंकिंग भी हमारे पास सेम है, ठीक है, फीलिंग्स भी हमारे पास सेम है। एंड एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, लेकिन ये चीजें एक्सटर्नल होती है, ये इंटरनल नहीं होती है आपके दिमाग में। तो भी हम इसको क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिवली हम इसको मेजर, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। समझ आई बात? तो दुर्खियम कहते हैं सोशल फैक्टर्स, वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल साइंस, ट्राई टू डेवलप यूनिवर्सल लॉज, इसके थ्रू इसने कोशिश की यूनिवर्सल लॉज को बनाने। सो ही ट्राई टू डेवलप यूनिवर्सल लॉज टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, उस टाइम पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आया था सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी से। उन्होंने कहा था दुर्खियम साहब को कि अगर आप सोशियोलॉजी बना रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, आप क्यों ये सब्जेक्ट बनाइए, जो चीज़ें आप स्टडी कर रहे हैं वो चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। तो उस चीज़ को जवाब देने के लिए दुर्खियम को क्या करना पड़ा, दुर्खियम ने बताया कि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी की तरह और फिलॉसफी की तरह डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा नहीं है, सब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज देगी आपको, इसमें ऑब्जेक्टिव नॉलेज को स्टडी करेंगे। ठीक है, टू सेपरेट डिसिप्लिन फ्रॉम द अदर डिसिप्लिन्स ही गिव द कांसेप्ट ऑफ सोशल फैक्टर्स, इसने कांसेप्ट क्या दिया सोशल फैक्टर्स से का, क्योंकि सोशियोलॉजी को क्या निकालना था, बाकी सब्जेक्ट से अलग निकालना था। ठीक है, बिहेवियर ऑफ मैन कैन आल्सो बी सीन एज ए रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स ऑफ सोशल फैक्टर। तो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल आप देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि उस पे फोर्स है किसका, सोसाइटी कोहेरेसिव है, उस पे वो उसको चीजें कराती है, वो नहीं करना चाहता लेकिन सोसाइटी उसको वो चीजें कराती है। ठीक है, उन्हीं को स्टडी जब हम करते हैं उसी को बोलते हैं सोशल फैक्टर। ठीक है, so external to individual means the collective consciousness constant individual acts in terms of the requirement of the society, जो requirements of society होती है, जो उसको society बोलते हैं वही करता है। since social fact collective consciousness, छोड़ो इसको, he said social fact as a phenomena which exists outside the individual, individual के बाहर exist करती है, अंदर नहीं करती है। as a force, ये एक force है and cohesive to the individual to think, ये इसको मजबूर करती है सोचने पे, एक्ट करने पे, इन ए पर्टिकुलर मैनर, एक पर्टिकुलर तरीके से। ठीक है, जैसे आप देखोगे अगर आप किसी गाड़ी में बैठोगे तो वहां बहुत सारे लोग होंगे, तो उस टाइम आप एक पर्टिकुलर तरीके से क्या करोगे, बिहेव करोगे। क्यों? क्योंकि आपको सोसाइटी फोर्स करती है, आप पे कोहेरेसिव है सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, और सोशल फैक्ट में आपको ये चीजें याद रखनी है, सोशल फैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल फैक्ट के। एक्सटर्नैलिटी मतलब एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाहर से एग्जिस्ट करती है ये चीजें। दे आर सियोजेनेरिक्स, ये सियोजेनेरिक्स हैं, ये खुद ही आ जाती हैं चीजें, खुद इनका डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट है इन चीजों का। फिर ठीक उसके बाद कॉन्स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करते हैं, मोर इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल। सोशल फैक्टर्स का सबसे ज्यादा इंडिविजुअल पे क्या होता है, फोर्स होता है, एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल फैक्टर इज विजिबल बिकॉज ऑफ कॉन्स्ट्रेनिंग, और हमें ये दिखते हैं क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्ट्रेनिंग फोर्स हमें बाहर से दिखते हैं। जनरलिटी इन नेचर नॉट पर्टिकुलर इन नेचर, जो मैंने आपको बताया साइंस के लिए जरूरी है जनरल होना चाहिए। जनरल मतलब जनरलिटी, सब में सेम, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ग्लूकोज की फार्मूला, उसके सबके पास सेम है। ठीक है, तो जनरल इन नेचर, जहां पर्टिकुलर होगा वहां साइंस नहीं आएगा। ठीक है, हिज स्टडी ऑफ रिलीजन, और इंडिपेंडेंस का मतलब क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इंडिविजुअल कैन नॉट चेंज देम, इंडिविजुअल इनको चेंज नहीं कर सकता है, बट दे चेंज इंडिविजुअल। जहां इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव बोलते हैं हम सोशल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, हम जब अपनी थिंकिंग, अपनी माइंड, अब सोशलाइजेशन चेंज करेंगे, ये कहता है नहीं आप इनको चेंज नहीं कर सकते, सो ये ही आपको चेंज करेंगे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस होती है इनकी। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, सोशल फैक्ट के। नाउ वी विल मूव टू अनदर सेगमेंट दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर को समझते हैं, जो उनका दूसरा कंसेप्ट है जो आपको समझना है कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या था। डिवीजन ऑफ लेबर को हम समझेंगे। चलिए, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन डिवाइड करना, किसको, लेबर को। लेबर मतलब काम को डिवाइड करना। ठीक है, एक को ये काम देंगे, एक को ये काम देंगे, एक को ये काम देंगे, एक को ये काम, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, इन द बैकग्राउंड ऑफ अपील इन द फ्रेंच सोसाइटी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दुर्खियम वाज कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ सॉलिडारिटी एंड सोशल ऑर्डर इन सोसाइटी। दुर्खियम ने डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट क्यों दिया, इसका बैकग्राउंड क्या है, देखिए। सिंपली जब फ्रेंच सोसाइटी में क्या आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन,
जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो दुर्खियम वाज कंसर्न्ड, ये कंसर्न थे किस चीज पे, द मेंटेनेंस ऑफ सॉलिडेरिटी। अब सॉलिडेरिटी कैसे रहेगी, यकजहती, ठीक है, कलेक्टिवनेस कैसे रहेगी, सोशल ऑर्डर कैसे रहेगा सोसाइटी में, उस चीज को आंसर करने के लिए इसने कौन सा कंसेप्ट दिया, डिवीजन ऑफ लेबर। सिंपल। ही स्टेटेड दैट, इसने कहा इन द मॉडर्न सोसाइटी जो है वेयर डिफरेंशिएशन, हेटेरोजेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट्स। यहाँ डिफरेंशिएशन है। सर व्हाट इज डिफरेंशिएशन, लोग डिफरेंट है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, डिफरेंट बिलीफ्स हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है। हेटेरोजेनिटी है, कोई सेम नहीं दिखता है। कॉम्प्लेक्सिटी है, हर किसी चीज में एक से एक चीज में कॉम्प्लेक्स है, कोई सिंपल चीज नहीं है। तो वहां क्या, व्हाट होल्ड्स द सोसाइटी टुगेदर, जब इतनी डिफरेंशिएशन, इतनी हेटेरोजेनिटी है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो आप मुझे बताइए इन दिस सोसाइटी व्हाट होल्ड्स द सोसाइटी टुगेदर, सोसाइटी को होल्ड कौन करता है साथ, यानी सोसाइटी को होल्ड कौन करके रखा है, यानी सोसाइटी डिस्पर्स क्यों, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं हो रहा, कौन सी चीज इसके पीछे है, कौन सा मैकेनिज्म है जिसने सोसाइटी को कंट्रोल करके रखा है, ठीक है। चलिए, ही अटेम्प्ट्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इन हिज डिवीजन ऑफ लेबर, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, आंसर करने के लिए उन्होंने किसका आंसर दिया, इन हिज डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। इसमें इस बुक में इन्होंने इसका आंसर दिया एज अ पार्ट ऑफ हिज डॉक्टरल थीसिस। तो पीएचडी की ये थीसिस, पीएचडी पे इन्होंने इसी में काम किया जो आप पीएचडी में काम करते हैं, फिर फाइनल सबमिशन आके उसको बोलते हैं थीसिस, ठीक है। फिर त्रियाकन इज नाउ रिगार्डेड एज द फर्स्ट, छोड़ो इसको। इट वाज रिटन, इसने क्या कहा, इट वाज रिटन एट द टाइम, कब, व्हेन देयर वाज, जब फीलिंग ऑफ मॉरल क्राइसिस हो रही थी, कहाँ, फ्रेंच में मॉरल क्राइसिस थी। मॉरल क्राइसिस मतलब फ्रेंच की सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे और एकदम से चेंजेस आ गए। मॉडर्न फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वहाँ इंग्लैंड से, तो एनलाइटनमेंट पीरियड है, यहाँ सोसाइटी में मॉरल क्राइसिस है। दुर्खियम क्या ढूंढ रहे थे, वांट टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू इट इन द फॉर्म ऑफ ब्रिंगिंग द सोशल ऑर्डर बैक इन द शेप, कि सोशल ऑर्डर कैसे शेप वापस आएगा, जो सोशल ऑर्डर क्या हुआ था, डिस्टर्ब हुआ था। वाइल मार्क्स वॉज पेसिमिस्टिक अबाउट द, मार्क्स पेसिमिस्ट थे डिवीजन ऑफ लेबर के। पेसिमिस्ट मतलब वो इसके अगेंस्ट में थे, वो कह रहे थे इससे एक्सप्लॉइटेशन होता है, जो छोटा वाला जिसको डिवीजन ऑफ लेबर, जो जिसको सबसे छोटा काम दिया गया है और जिसको सबसे बड़ा काम दिया, वो उसको क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है। वो पेसिमिस्ट इसके अगेंस्ट में थे। तो दुर्खियम वाज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, दुर्खियम ऑप्टिमिस्टिक मतलब वो इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि डिवीजन ऑफ लेबर एक अच्छी चीज़ है, अपना अपना काम है, हर कोई अपना अपना काम करेगा, अपने अपना डोमेन है, अपने अपने एरिया में हर कोई काम करेगा, तो उसके साथ क्या होगा, उससे सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन रहेगा। थ्रू हिज वर्क ही आल्सो रिजेक्टेड द व्यू ऑफ कोर्ट हिज हाई डिवीजन ऑफ लेबर इज द कॉज ऑफ डिसऑर्डर। अगस्त कोर्ट ने भी ये कहा था कि डिवीजन ऑफ लेबर जब ज्यादा बढ़ा सोसाइटी में, तो उसी की वजह से क्या हुआ, फ्रेंच सोसाइटी में डिसऑर्डर हो गया। दो ये बातें याद रखना। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर के सपोर्ट में कौन थे, तुर्खियम थे। He also rejected the view of earlier economists and philosophers. उनकी रिव्यू भी उसने की, especially hedonists and utilitarianists, argued that division of labor is not based upon the individual's interest. उन्होंने भी कहा था इसमें इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नहीं है, ना प्लेजर है, ना यूटिलिटी है, ना ये यूज के लायक है। इन द वेक ऑफ द सोशल अपील, जो ये यहाँ सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ था, ही एक्सप्लेनेड दैट मॉरलिटी इन सोसाइटी हैज नॉट कम डाउन। उसने कहा मॉरलिटी जो है वो सोसाइटी में डाउन नहीं हुआ, खत्म नहीं है, बट इट हैज बीन रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस किया गया है। किसने, बाय न्यू मॉरलिटी। यहाँ नई मॉरलिटी आई है, पुरानी वाली मॉरलिटी खत्म नहीं हुई है सोसाइटी में, ठीक है, नई मॉरलिटी है। जैसे हम कहते हैं कि सोसाइटी में, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पुराने मॉरलिटी, पुरानी चीज़ें ये थी, फिर मॉरलिटी ये चीज़ें थी, अब ये खत्म हो गया, तो वो चीज़ें खत्म नहीं है, उन चीज़ों को नए चीज़ों ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। वही कहा दुर्खियम ने। फिर उन्होंने कहा सिंस डिवीजन ऑफ लेबर इज अ सोशल फिनोमेना, अकॉर्डिंग टू दुर्खियम इट इज काजेज मस्ट बी सोशल। तो ये सोशल फिनोमेना, इसके काजेज भी सोशल होंगे। डिवीजन ऑफ लेबर इज स्प्लिटिंग एक्टिविटीज, इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना एक्टिविटीज को इन ए नंबर ऑफ पार्ट्स और स्मॉलर प्रोसेसेस। जब आप काम को तोड़ते हो, अलग अलग डिविजन में रखते हो, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अब हम यहाँ से चलते हैं, इसको छोड़िए, यहाँ से छोड़िए इसको, तो यहाँ से हम चलते हैं डायरेक्ट डिवीजन ऑफ लेबर पे, यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए वो क्या कहते हैं, दो चीजें आपको याद रखनी, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी बेस्ड सोसाइटी, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी बेस्ड सोसाइटी। इसको बोलते हैं वो प्रिमिटिव सोसाइटी, इसको बोलते हैं मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी को उन्होंने नाम दिया प्रिमिटिव को मैकेनिकल और ऑर्गेनिक दिया मॉडर्न को, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा सोसाइटी कहाँ से चेंज हो गई, प्रिमिटिव से मॉडर्न।
यहाँ क्या था, यहाँ भी सोशल ऑर्डर था, यहाँ भी सोशल ऑर्डर था। यहाँ सोशल ऑर्डर कैसे था वो भी देखते हैं, और यहाँ भी सोशल ऑर्डर कैसे पॉसिबल है वो भी देखते हैं। ठीक है, दोनों चीजों को देखते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी इज सेगमेंटरी इन नेचर। छोटे छोटे जो हमारी सोसाइटी थी प्रिमिटिव सोसाइटी, वो छोटे छोटे वो सेगमेंट्स में रहते थे। ठीक है, वेयर पीपल यूज टू लिव इन इंडिपेंडेंट सेगमेंट्स, ये अलग अलग अपने अपने सेगमेंट, ये यहाँ रहते थे, ये यहाँ रहते थे, ये यहाँ रहते थे, ये लोग यहाँ रहते थे। ठीक है, सेगमेंट्स में रहते थे अलग अलग। लाइफ इज सिंपल, यहाँ लाइफ सिंपल थी प्रिमिटिव में। ठीक है, ऑल द इंडिविजुअल्स परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटीज, यहाँ सभी लोग सेम एक्टिविटी करते थे। यहाँ तो हार्टिकल, यहाँ तो काम करते थे सब लोग, यहाँ खाना बनाते थे, यहाँ हंटिंग करते थे, तो सब काम सेम करते थे, कोई अलग अलग एक्टिविटी नहीं थी। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज वेरी स्ट्रांग इन सच अ सोसाइटी, जहां देखो, जहां सोसाइटी लोग इंडिपेंडेंटली रहते हैं, सिंपल एक्टिविटीज है, कोई हाई एक्टिविटीज नहीं है, सब एक ही काम करते हैं, साथ में करते हैं, तो वहां कलेक्टिव कॉन्शियसनेस स्ट्रांग होती है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस साथ, ठीक है, इज वेरी स्ट्रांग इन सच अ सोसाइटी। दुर्खियम कॉल्स दैट ए स्टेट ऑफ मैकेनिकल, इसको इसने कहा मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सॉलिडेरिटी ड्यू टू लाइकनेस, इनमें सॉलिडेरिटी होती थी, ये साथ साथ रहते थे। ठीक है, इनमें यकजहती जो थी वो लाइकनेस की वजह से, और सेमनेस, ये सेम सेम दिखते थे, सेम सेम काम करते थे। सच सोसाइटीज आर वेरी रिलीजियस, और ये सोसाइटी जो होती है ये बहुत ही रिलीजियस होती है। विथ अ वेरी फ्यू स्पेशलाइजेशन, यहाँ स्पेशलाइजेशन ज्यादा नहीं होती है। स्पेशलाइजेशन मतलब मॉडर्न सोसाइटी हमारी स्पेशलाइजेशन है, प्रोफेसर्स अलग है, इंजीनियर्स अलग है, डॉक्टर्स अलग है, अलग अलग काम सभी करते हैं अपना अपना, प्लम्बर्स अलग है। ठीक है, तो ये स्पेशलाइजेशन एंड पीपल लिव टुगेदर, यहाँ स्पेशलाइजेशन बहुत कम होती है और लोग साथ साथ रहते हैं। समझ आई। फाइनली लॉज इन सच अ सोसाइटी, यहाँ लॉज कैसे होते हैं, यहाँ रिप्रेसिव लॉज होते हैं। रिप्रेसिव मतलब स्ट्रॉन्ग लॉज होते हैं। कन्फर्मिटी टू द सोशल नॉर्म, कन्फर्मिटी का मतलब होता है आपको सोशल नॉर्म्स मानने हैं। जो सोसाइटी आपको बोलेगी ये गलत है, नॉर्म्स वैल्यू जो सोसाइटी के होंगे, जो भी सोसाइटी आपको बोलेगी ये गलत है, वो गलत है। अगर आप उसकी वायलेशन करोगे तो आपको बहुत खतरनाक सजा मिलेगी। उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिप्रेसिव लॉज। इज मस्ट, यहां जरूरी था सोशल नॉर्म्स को मानना। एंड देयर इज अ मिनिमम डिविएशन, यहां डिविएशन मतलब कोई समाज से हटके नहीं जा सकता था। सो पॉपुलेशन इज लो, पॉपुलेशन यहां बहुत कम थी। ठीक है, उसको बोलते हैं दुर्खियम मटेरियल डेंसिटी। ठीक है, फर्दर इंटरैक्शन बिटवीन द सेगमेंट, इन सेगमेंट्स के बीच में इंटरैक्शन जो था वो बहुत लो था, उसको बोलते हैं मॉरल डेंसिटी। दुर्खियम क्या बोलते हैं, मॉरल डेंसिटी। तो ये कौन सी सोसाइटी है, मैकेनिकल सोसाइटी, याद रखना, भूल मत जाना। So Durkheim believed that the cause of transition from mechanical to organic, अब सोसाइटी कहां से कहां चेंज हो गई, मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सोल। ठीक है, यहां से सोसाइटी प्रिमिटिव से मॉडर्न सोसाइटी बन गई। कैसे हो गई, देखिए कैसे। वो क्या कहता है, वो कहता है सोसाइटी का दैट द कॉज ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक वाज द डायनेमिक डेंसिटी। डायनेमिक डेंसिटी का मतलब क्या होता है, विच रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ पीपल इन ए सोसाइटी और मटेरियल डेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ इंटरैक्शन ऑकर्स अमंग देम। ये कहते हैं डायनेमिक डेंसिटी, दोनों चीजों को हम मिला के बोलते हैं, मॉरल डेंसिटी और मटेरियल डेंसिटी। मॉरल डेंसिटी हमने क्या कहा पहले, इंटरैक्शन। यहाँ पहले पॉपुलेशन बढ़ी, यहाँ पॉपुलेशन पहले बहुत कम थी, पॉपुलेशन बढ़ गई, यहाँ 20 सेगमेंट्स थे, ये 100 सेगमेंट्स बन गए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा उसने कहा इंटरैक्शन, जो हमने दूसरा बताया था मॉरल डेंसिटी। उसने कहा मॉरल डेंसिटी बढ़ी, जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उनमें इंटरैक्शन भी बढ़ा, जब इंटरैक्शन ज्यादा बढ़ गया तो उसकी वजह से वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं डायनेमिक डेंसिटी बना, चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। डायनेमिक डेंसिटी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मॉरल डेंसिटी एंड मटेरियल डेंसिटी। ठीक है, रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ए सोसाइटी और ए मटेरियल डेंसिटी, अमाउंट ऑफ द इंटरैक्शन ऑकर्स अमंग देयर मटेरियल डेंसिटी विद इन विच पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, resulting into increase in the material density. This leads to increase the chance of interaction. जब population ज्यादा बढ़ती है तो interaction ज्यादा होते हैं आपस में। दुर्खियम call it is an increase in moral density भी increase होगी। A situation exists when there is a high degree of interaction, यहाँ ज्यादा interaction होता है between the segments, different segments के बीच में अब क्या हो रहा है, ज्यादा interaction हो रही है। ठीक है, people from the different segments now have an access to the activities of the prevailing, जो पहले क्या थे into other segments, अब इनको पता चला इनके segments, इनके ये क्या एक्टिविटी करते हैं, ये क्या एक्टिविटी करते हैं, ये क्या एक्टिविटी करते हैं, तो सब ने एक दूसरे के एक्टिविटीज को सीखा। कौन बोलते हैं, दुर्खियम बोलते हैं। तो धीरे धीरे इनमें पॉपुलेशन बढ़ी, इंटरेक्शन बढ़ी, और इंटरेक्शन के साथ साथ इनमें इन्होंने
एक दूसरे के एक्टिविटीज जो इनके प्रिवेलिंग थी इन अदर, इट रिजल्ट इनटू द कंपटीशन। जब इन्होंने एक दूसरे के एक्टिविटीज को सीखा, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उसको सीखा, तो जब सब ने अब काम एक ही सीखा तो उसमें क्या हो गया, कंपटीशन डेवलप हो गया। और स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंट ऑक्यूपेशन, अब इनमें क्या स्ट्रगल हो गई, किसकी, ऑक्यूपेशन की, काम करने का क्या लगा, स्ट्रगल लग गया, इन दोनों में आपस में स्ट्रगल लग गया लोगों को, ठीक है। एंड स्पेशलाइजेशन, तो धीरे धीरे क्या बन गया, उसकी वजह से क्या हुआ, जब ये हुआ, एंड द फिटेस्ट, फिटेस्ट मतलब जो इनमें से सबसे काबिल था, जो तेज तरीन कंपटीशन में था, फिटेस्ट सर्वाइव, जब कंपटीशन होता है, कंपटीशन जब होता है वहां फिटेस्ट सर्वाइव करता है। सर फिटेस्ट का मतलब क्या होता है, फिटेस्ट का मतलब जो बॉडी, नो, फिटेस्ट का मतलब होता है जो कंपटीशन में उतरेगा, जो कंपटीशन को चैलेंज करेगा, जो चीजों को देखेगा। अभी तुम लोगों का क्या कंपटीशन है, अभी तुम लोगों के पास फिटेस्ट सर्वाइवल हो, तुम लोगों में से अभी कंपटीशन है, 16 सीट्स है आपके पास, तो कितने, 2000, 3000, 5000 एंट्रेंस देते हैं, तो उनमें से कौन सर्वाइव करेगा, कौन आगे जाएगा, जो कंपटीशन में उतरेगा, कंपटीशन में उतरेगा, जो सिलेबस को कवर करेगा, सिलेबस को कवर करेगा, जो पढ़ेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, तो वही सर्वाइव तुम लोगों में से करेगा, 60 में से जाएगा, जो क्या करेगा, जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, तो वही सर्वाइव करेगा, वही आगे जाएगा। आई बात समझ। तो यहां भी इसने यही कहा, दुर्खेम ने कहा, जब इनके बीच में कंपटीशन बढ़ा तो कंपटीशन के बीच में क्या हुआ, इनमें स्ट्रगल लगी, एंड द फिटेस्ट सर्वाइव्स इन एन एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन व्हाइल द अनफिट क्रिएट्स न्यू ऑक्यूपेशन, जो अनफिट थे उन्होंने नए क्रिएट किए, एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन में कंपटीशन बढ़ा, तो उसकी वजह से जो फिट नहीं थे वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए, और जो फिट थे उन्होंने उस कंपटीशन को कवर अप किया, और वहीं पे क्या डेवलप हो गया, जो फिट नहीं थे, व्हाइल द अनफिट क्रिएट्स न्यू, उन्होंने नए ऑक्यूपेशंस क्रिएट किए। क्यों, क्योंकि वहां ज्यादा लोग थे, तो नए नए ऑक्यूपेशंस आ गए, नए नए काम आ गए सोसाइटी में, और स्पेशलाइजेशन हो गई, जो ज्यादा जानते थे। वेट अ सेकेंड, तो उस तरह से क्या हो गया, उस तरह से नए ऑक्यूपेशंस आ गए और स्पेशलाइजेशन डेवलप हो गई। ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये दूसरा काम करेगा, ये तीसरा, टीचर काम करेगा, टेलर का काम करेगा अलग से, ठीक है, कारपेंटर अपना काम करेगा अलग से। तो इस तरह से क्या हो गए, नए एक्टिविटीज और नए स्पेशलाइजेशन आ गए। तो उसकी वजह से द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द डायनेमिक डेंसिटी आर रिसॉल्व्ड थ्रू द डिफरेंशिएशन, तो वो डिफरेंशिएशन आ गई। इट इनिशिएट ए नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, उसी की वजह से क्या आ गया, डिवीजन ऑफ लेबर आ गया, ठीक है। एंड द इमर्जेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी बेस्ड सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी आ गई, ऑर्गेनिक बेस्ड सोसाइटी आ गई, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न सोसाइटी। देखिए, मैकेनिकल सोसाइटी और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ठीक है, ये सोसाइटी और मैकेनिकल सॉलिड। तो डिफरेंशिएशन इन सच ए सोसाइटी, यहाँ डिफरेंशिएशन थी, सोसाइटी इज वेरी लो एंड इट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन एज एंड सेक्स, यहाँ खाली डिफरेंस किसकी थी, एज और सेक्स की। दिस इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन इन ए सोसाइटी, ये कॉम्प्लेक्स डिफरेंस सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी। अगर आप देखोगे अभी कितने रिलीजन्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, उनको अगर आप फिर डिकोड करेंगे, डिकंस्ट्रक्ट, उनमें डिकंस्ट्रक्शन करेंगे, मुस्लिम्स में भी अलग अलग सेक्ट्स हैं, उन सेक्ट्स में भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें भी अलग अलग फिर थॉट है। अगर आप हिंदूज में देखो अलग अलग कितने हैं, कौन किसको मान रहा है, फिर उनमें भी अलग अलग है, फिर उनमें भी अलग अलग, तो कितनी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। कल्चर विद इन द कल्चर है। इंडिया में हम कहते हैं विद इन 1 किलोमीटर में आपको कल्चर विद इन द कल्चर्स मिलेंगे, लैंग्वेज विद इन द लैंग्वेज, डायलेक्ट्स विद इन द डायलेक्ट्स मिलेंगे। तो ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशिएटेड सोसाइटी है मॉडर्न सोसाइटी। So division of function is simple, division of function is complex, there is a greater dependence, greater degree of interdependence। आप देखिए, यहाँ लोग एक ही काम सब करते थे तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं थे, यहाँ एक काम करता है, दूसरा काम करता है, टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, ठीक है, तो ये डिपेंडेंट है टीचर किस पे, टेलर पे, कपड़ों के लिए, टेलर किस पे डिपेंडेंट है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीचर पे, डॉक्टर है, डॉक्टर पे हम हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट, उन पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसी क्या क्रिएट करती है, डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंस जो है वो क्रिएट करती है मॉडर्न दुनिया में सॉलिडेरिटी, यही हमें साथ रखती है, यही सोशल ऑर्डर मेंटेन करता है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं उठते हैं, सोसाइटी डिस्टर्ब नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद ऑल द मेंबर्स आर अलाइक, वो सेम होते हैं, एंड हैव अ ग्रेटर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यहाँ मेंबर्स बिकम डिफरेंशिएटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। यहाँ क्या होते हैं, यहाँ लॉज क्या होते हैं, रिप्रेसिव कन्फर्मिटी, आपको ज़रूरी है, आपको लॉज फॉलो करने हैं, नॉर्म्स वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ लॉज रिफॉर्मेटिव होते हैं, यहाँ लॉज रिफॉर्मेटिव चेंज चाहते हैं, अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो उसको बंद किया जाता है जेल में, ताकि जेल में उसको रीसोशलाइजेशन की जाती है, उसको काम सिखाया जाता है ताकि वो दोबारा सोसाइटी में रह सके, ठीक है। तो यहाँ रिफॉर्मेटिव चेंजेस के ला है।
है। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी इज प्रेवलेंट इन एंटायर सोसाइटी। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी दे आर अमंग द पर्टिकुलर ग्रुप्स एंड आर इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होते हैं। ये आया समझ में। तो दुर्खेम आल्सो एनविसेजेस डिवीजन ऑफ लेबर इज एज अ फंक्शनल, ये फंक्शनल है, ये काम करता है, इसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी फंक्शनल रहती है, सोसाइटी में काम होता है। इनुमरेट्स दिस वेरियस फंक्शंस, ये कहते हैं इसकी वजह से क्या होता है, मेक्स ग्रेटर एफिशिएंसी, डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है, ग्रेटर एफिशिएंसी होती है, यानी काम बहुत अच्छे से होता है। अगर आप ग्रुप में हैं, सिंपली अगर आप ग्रुप में हैं, आप किसी ट्रैकिंग पे जाते हैं, एक को एक काम, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, तो उससे क्या होती है, काम जल्दी होता है, टाइम होता है, अच्छे से होता है, हर कोई अपना काम अच्छे से करता है, ठीक है। विद द रिजल्ट ऑफ दैट रिसोर्सेज इंक्रीज, मेकिंग कॉम्पिटिशन ओवर देम पीसफुली कॉम्पिटिशन होता है। सोसाइटी इज नाउ बेस्ड अपॉन द हेटेरोजेनिटी ऑफ रिलेशंस। इन द मॉडर्न सोसाइटी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज वीक एंड हेंस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, जो हमारी कलेक्टिव सोच है वो वीक है, और बाइंडिंग फोर्स इज आल्सो वीक, हम लोगों को बाइंड करना, साथ रखना, वो भी वीक हो चुका है। सुप्रीम वैल्यूज अटैच टू इंडिविजुअल को प्रेफरेंस दी जाती है ज़्यादा, इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो हर कोई अपना अपना देखता है, कम्युनिटी का कोई नहीं सोचता है। दुर्खेम कॉल सच सोसाइटी बिलोंग्स टू बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ठीक है। तो सॉलिडेरिटी बेस्ड अपॉन डिफरेंसेस एंड डिपेंडेंसी, यहाँ सॉलिडेरिटी फिर कैसे क्रिएट होती है, डिफरेंसेस है और डिपेंडेंसीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। विद इन द इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन एंड मटेरियल डेंसिटी आल्सो इंक्रीज, डिवीजन ऑफ लेबर इज अ पीसफुल सोल्यूशन, वो कहते हैं यही एक सोल्यूशन है टू द नीड्स क्रिएटेड बाय द इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज डेंसिटी, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है डिवीजन ऑफ लेबर को अप्लाई कीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं होगी, ठीक है, तो इट इंटीग्रेट्स मॉडर्न सोसाइटी को इंटीग्रेट कौन करता है, डिवीजन ऑफ लेबर। दिस सोसाइटी सेक्युलर, लॉज आर रिफॉर्मेटिव, रिस्ट्रिक्टिव, एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फंक्शंस फिर आपको पता ही है क्या है डिवीजन ऑफ लेबर के, ठीक है। फाइनली हमें क्या अब समझना है, सुसाइड। तो ये हो गया डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ सुसाइड। सुसाइड क्या कांसेप्ट था दुर्खेम का। दुर्खेम शोड फर्स्ट टाइम, इसने फर्स्ट टाइम दिखाया था, क्या दिखाया था दुर्खेम ने पहली बार दिखाया, शोड फर्स्ट टाइम दैट रियल लॉज आर डिस्कवरेबल इन सोशियोलॉजी में भी हम रियल लॉज डिस्कवर कर सकते हैं। किसको, जब उन्होंने किसको स्टडी किया, सुसाइड को उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। सुसाइड की डेफिनेशन देखते हैं, दुर्खेम ने सुसाइड को क्या कहा, उन्होंने कहा एनी केस ऑफ डेथ, कोई भी केस ऑफ डेथ काज्ड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब उसने सीधा सुसाइड किया, किसी रिवर में छलांग मारी, या कुछ और किया, कोई पॉइजन लिया, या कोई उसने और काम किया जिससे वो मर गया, डायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब नो इंटेंशन, उसको इंटेंशन नहीं था। इनडायरेक्टली वो कहता है जैसे जो वो मिलिट्री होती है, वो वार में उनको पता ही नहीं था, वो वार में उनकी हो गई अचानक से, ठीक है, इनडायरेक्टली हो गया। पॉजिटिवली और नेगेटिवली बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, पॉजिटिवली नेगेटिवली उसने किया, पॉजिटिव चीज़ों से किया, नेगेटिव चीज़ों से किया, कुछ नेगेटिव चीज़ें उसमें हो गई, या कभी कभी किसी के चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं जिसको वो बताता है फिर इंटीग्रेशन पे। पॉजिटिव चीज़ें इतनी होती हैं कि उसका वो सुसाइड करता है, ठीक है, वो अपनी जान किसी के लिए देता है उसमें। एक्शन ऑफ द विक्टिम, ये एक्शन होता है किसका, विक्टिम का, जिसने सुसाइड किया। हिमसेल्फ, क्या हिमसेल्फ, विच ही नोज ऑल प्रोड्यूसर द रिजल्ट, उसको पता होता है, वो खुद करता है लेकिन उसको पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। देन वाई स्पेसिफिक पर्सन कमिटेड सुसाइड इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, उससे बोला गया कि एक इंडिविजुअल अगर सुसाइड करता है तो ये साइकोलॉजी वाले स्टडी करते हैं, ठीक है। दुर्खेम वाज नॉट इंटरेस्टेड इन, उसको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं था, एक इंडिविजुअल सुसाइड क्यों करता है, क्यों। इसने कहा सुसाइड इज अ सोशल फिनोमेना, ये एक सोशल फिनोमेना है, समाज की वजह से होता है, सोसाइटी की वजह से होता है, ठीक है। सोसाइटी इसको कंप्रेस करती है, नॉट ए इंडिविजुअल फिनोमेना, ये इंडिविजुअल नहीं करता है, ठीक है। वही फिर से साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, ये इंडिविजुअल ये सोशल फिनोमेना है, सोसाइटी यहाँ अपर है, इंडिविजुअल नीचे है, इसका सबऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ही रिजेक्ट्स नॉन सोशोलॉजिकल फैक्टर्स, उसने नॉन सोशोलॉजिकल फैक्टर्स को रिजेक्ट किया, टेम्परेचर, इनसिक्योरिटी, रेस और अल्कोहलिज्म को, ठीक है। मेथोडोलॉजी उसने इसमें कौन सी अप्लाई किया, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, याद रखना। उसने सुसाइड में देखा है बहुत सारे चीज़ों को, मल्टीपल इंडिपेंडेंट फैक्टर, उसने लाइक रिलीजन, जेंडर में कितने हैं, जेंडर के लोग कितने, मेल कितने सुसाइड करते, फीमेल कितने सुसाइड करते हैं, एज किसकी एज ज़्यादा है वो लोग ज़्यादा करते हैं, कम एज वाले ज़्यादा करते हैं, या रिलीजन वाले कौन कौन से ज़्यादा सुसाइड करते हैं, कौन कौन से कम करते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। So he
टुक इसने अंडर टू क्या किया, मल्टीवेरिएट एनालिसिस टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट्स ऑफ सुसाइड एंड सोशल फैक्टर्स। ठीक है, इन दोनों को समझ। ही कंक्लूडेड, इसने क्या कहा, मेल हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी देन फीमेल, मेल ज्यादा सुसाइड करते हैं एज कंपेयर टू फीमेल, मोर एमंग बैचलर्स एज कंपेयर टू मैरिड, ज्यादा ये बैचलर्स में होता है एज कंपेयर टू मैरिड, मैरिड ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, मोर एमंग द डेवलप्ड, ये डेवलपिंग है देन द डेवलप्ड। ठीक है, डेवलपिंग नेशन जो है वहां ज्यादा सुसाइड होता है एज कंपेयर टू डेवलप्ड। ठीक है, तो उसके बाद उसने पॉइंट नंबर 5 उसने कहा प्रोटेस्टेंट्स कमिट मोर देन द कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट जो है, जो क्रिश्चियनिटी के दो सेक्ट्स हैं, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स। ठीक है, दो सेक्ट्स हैं ये, तो प्रोटेस्टेंट ज्यादा कमिट सुसाइड करते हैं देन द कैथोलिक्स। ठीक है, अब सुसाइड के टाइप समझते हैं। सुसाइड के टाइप उसने दो चीजों पे डिफाइन किए, एक तो फोर्सेज ऑफ इंटीग्रेशन एंड फोर्सेज ऑफ रेगुलेशन। फोर्सेज ऑफ इंटीग्रेशन मतलब होता है, इंटीग्रेशन मतलब किसी के साथ चीज इंटीग्रेट होना, किसी के साथ चिपकना, क्लोज हो जाना किसी चीज को, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, उसने कहा सुसाइड पहला अल्ट्रिस्टिक और इगोइस्टिक, इसने कहा इन दोनों सुसाइड को उसने किस पे डिफाइन किया है, इंटीग्रेशन पे। आपने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा होगा, लेकिन मैंने उसके कन्फाइनिंग नोट्स बनाए जो आप कभी नहीं बोलोगे ये कैसे होता है, फिर आप खुद लिखोगे इन चीजों को। इंटीग्रेशन मतलब उसने कहा अल्ट्रिस्टिक सुसाइड कौन करता है, जब किसी चीज, किसी इंडिविजुअल की हाई इंटीग्रेशन हो जाती है किसी चीज के साथ। जैसे उसने कहा सती इन इंडिया, सती इंडिया में था क्योंकि लोगों को कल्चर के साथ इतनी इंटीग्रेशन होती थी, वो फिर जान देते थे अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। उनको बोला जाता ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति, आपको जान देनी ही देनी है इसके लिए। ठीक है, तो आई समझ में, उतनी इंटीग्रेशन करते थे इंडिविजुअल्स को सुसाइड के लिए। या लोग खुद ही फिर हो जाते थे उसके लिए कि हम खुद को मारेंगे, हम खुद को क्या करेंगे, वो आग में जलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर को बचाना है, कल्चर की इंटीग्रेशन। ठीक है, सोल्जर इन वार, दुर्खेम कहता है सोल्जर इन वार, उसकी इंटीग्रेशन इतनी अपनी कंट्री के साथ हो जाती है, वो अपनी कंट्री के लिए क्या देता है, जान देता है। उसका मतलब उसकी इंटीग्रेशन हुई है ज्यादा। जापानी जो कहता है पायलट, उनकी डेथ हो गई। यहाँ ट्विन टावर्स पे जो 9/11 था उस पे भी वो कहते हैं। ये एग्जांपल्स है जहां से आप सीख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल की अपनी रिलीजन, कल्चर, मजहब, किसी के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ भी इतनी इंटीग्रेशन हो जाती है, फिर वो उसके लिए क्या दे सकता है, जान दे सकता है। जब वो उसके लिए जान देता है तो सोशियोलॉजिकली दुर्खेम कहता है वो कौन सा सुसाइड हो गया, अल्ट्रिस्टिक सुसाइड। क्यों? क्योंकि उसमें हाई इंटीग्रेशन थी। इसके अगेंस्ट में दुर्खेम कहते हैं, हाई इंटीग्रेशन के अगेंस्ट में कहते हैं लो इंटीग्रेशन। लो इंटीग्रेशन मतलब कभी कभी किसी की इंटीग्रेशन होती ही नहीं है किसी के साथ, वो इतना अलग हो जाता है सोसाइटी से बेचारा, वो लो डिप्रेशन। ठीक है, लो इंटीग्रेशन होती है, फेलियर हो जाता है, उसको लगता है अपने सोसाइटी में नहीं रह सकता हूं, तो वो लो इंटीग्रेशन हो गई। डिप्रेशन हो गया उसको इतना ज्यादा, उसने सुसाइड कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं लो इंटीग्रेशन की वजह से करता है, उसको बोलते हैं इगोइस्टिक सुसाइड। समझ आया, अल्ट्रिस्टिक, इगोइस्टिक। तो जैसे ये क्या, जैसे दुर्खेम ने कहा प्रोटेस्टेंट जो है उनमें हाई सुसाइड है। क्यों? क्योंकि वो क्या फील करते हैं, वाई, क्यों? क्योंकि गिव्स मोर फ्रीडम, उनको ज्यादा फ्रीडम मिलता है, तो वो इंटीग्रेट नहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है उनमें, वो लोग सुसाइड करते हैं। यह बात आई समझ। देन आपको दूसरे दो याद रखने, एनॉमिक सुसाइड एंड फैटलिस्टिक सुसाइड। उसको आप कैसे याद रखोगे, फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेट, चीजों को रेगुलेट करना। रेगुलेशन मतलब जैसे एनॉमिक सुसाइड, सोसाइटी अभी ठीक चल रही है, हमें सोसाइटी रेगुलेट कर रही है, सोसाइटी हर कोई इंस्टीट्यूशन अपने से काम कर रही है, लेकिन अचानक से कोविड-19 हो गया तो फेल डाउन, ब्रेक डाउन हो गया, नॉर्म्स एंड वैल्यूज ब्रेक डाउन हो गए। व्हाट इज गुड एंड डिजायरेबल, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, व्हाट इज गुड एंड डिजायरेबल, क्या ठीक है क्या गलत है, हमें पता ही नहीं चला उस सिचुएशन में, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द नॉर्म्स। फेल हो गए, क्या हो गए, नॉर्म्स एंड वैल्यूज फेल हो गए। तो इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था 1931 में भी एक एग्जांपल है, तो उसकी वजह से उस दौर में अगर कोई सुसाइड करेगा उसको बोलते हैं एनॉमिक सुसाइड। ठीक है, याद रखना। तो क्या होता है कि सोसाइटी उसको रेगुलेट ही नहीं कर पाती है उस वक्त, सोसाइटी चीजों को, इंडिविजुअल्स को, अपने नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर, लॉज, नॉर्म्स को रेगुलेट ही नहीं चला ही नहीं पाती है, तो उसकी वजह से होता है। फैटलिस्टिक सुसाइड को हम क्या बोलते हैं, फैटलिस्टिक सुसाइड मतलब मोर पावर कंट्रोल, जब हम ज्यादा कंट्रोल करते हैं लोगों को, हाई रेगुलेट करते हैं। जैसे स्लेव्स होते हैं तो उन पे ज्यादा कंट्रोल होता है, उन पे इतना रेगुलेट होता है, उनके हर एक्शन को रेगुलेट किया जाता है, तो वो लोग भी सुसाइड करते हैं। जेलों में सबसे ज्यादा कंट्रोल या रेगुलेशन होती है, तो वो जो सुसाइड होता है वो फैटलिस्टिक सुसाइड होता है। ठीक है, मोर इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये चीजें कहाँ ज्यादा होती थी, प्रिमिटिव सोसाइटी में। ठीक है, तो लास्ट वाली स्लाइड इसको समझते हैं, इसको याद रखिएगा, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एबनॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सिचुएशन, ये याद रखना है, एबनॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सिचुएशन। देखिए इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा, वो कहते हैं, दुर्खेम कहते हैं व्हेन सुसाइड रेट इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द लिमिट। सुसाइड कहते हैं, दुर्खेम हमेशा कहते हैं कि क्राइम नॉर्मल है सोसाइटी में, लेकिन एक लिमिट तक,
अगर एक लिमिट से बाहर वो गया उसको बोलते हैं वो पैथोलॉजिकल। इसी तरह दुर्खिम कहते हैं सुसाइड जो है वो सोसाइटी में नॉर्मल है, ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये लिमिट से ज़्यादा बढ़ा यानी ज़्यादा हो गया इंक्रीज, इसकी वजह से क्या होगा सर, हम कब गए बोलेंगे ज़्यादा सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल ज़्यादा मर रहे हैं, सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब टोटली हो रहा है, तो उसकी वजह से हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल। नॉर्मल ये लिमिट से बाहर हो गया तो उसको बोलते हैं दुर्खिम पैथोलॉजिकल सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद सुसाइड में याद रखना कंक्लूजन, रियल काज ऑफ द सोसाइटी सोशल, ठीक है। इसके सोशल, इसने कहा इंडिविजुअल काज नहीं है, ये सोशल काज है, ये सोसाइटी से करवाती है इसको, ठीक है। वो कहते हैं फैटलिस्टिक और अल्ट्रिस्टिक सुसाइड जो है ये हाई रेगुलेशन से होता है, ये हाई इंटीग्रेशन से होता है, ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज में होती थी। फैटलिस्टिक ज़्यादा रेगुलेट किया गया जैसे स्लेव्स को, और अल्ट्रिस्टिक सुसाइड हाई इंटीग्रेशन, ज़्यादा इंटीग्रेशन ये पहले करते थे लोग, ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटीज़ में वो कहते हैं एनॉमिक सोसाइटी, यानी लो रेगुलेशन हो गई, नॉर्म्स वैल्यूज ब्रेक डाउन हो गई। इगोइस्टिक सोसाइड लो इंटीग्रेशन हो गई, आजकल सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है, कोई फेल हो गया, किसी की लाइफ सेट नहीं है तो वो क्या करता है, वो सुसाइड करता है, तो ये ट्रेडिशनल में होते हैं, ये मॉडर्न सोसाइटीज में होते हैं, तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा लेक्चर आज दुर्खियम का फिनिश होता है। दुर्खियम के 3 मेन कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, मैंने कोशिश की है बहुत ज़्यादा इनको समझाने की, जहाँ तक मैंने उनको समझाया उससे भी ज़्यादा तुम लोगों को समझाने की कोशिश की, एंड आई होप आई एम लिटरली सेइंग दैट आई एम इन होप कि तुम लोगों को इससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा सकता है, ना समझा सकता है, ये मेरा तुम लोगों को चैलेंज है। अगर तुम लोगों को ये चीज़ें किसी दिन इससे ज़्यादा समझ आई या किसी ने भी इससे ज़्यादा तुम लोगों को पढ़ाया, मुझे उस दिन मैसेज कर देना और नाम लिख लेना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट लेक्चर हुआ है वो दुर्खियम के साथ का हुआ है, ठीक है। तो ओके, थैंक्स। बस यही गुजारिश है आपसे, इतनी नॉलेज, इतनी मेहनत, इतनी प्रिपरेशन आपके लिए, लेकिन फिर भी तुम लोगों से कोई भी अच्छी चीज़ जो यूट्यूब पे है जिससे मोटिवेशन मिलती है, लाइक कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स या लाइक, वो चीज़ें नहीं मिल रही है आपसे। सो ये एक नेगेटिव जो रिप्लाई है वो आपसे आ रहा है, आप स्टूडेंट से। तो चलिए उन चीज़ों को थोड़ा फॉलो कीजिए, उससे मोटिवेशन आती है स्टूडेंट्स को मोर पढ़ाने की, ठीक है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए जितना हो सके, एंड थैंक्स टू